हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का नया टॉपिक दैट इज़ कोलिजन्स। अगर आपसे यहाँ तक की कोई भी वीडियो मिस हो चुकी है तो आज से जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं अबाउट कोलिजन्स की। तो कोलिजन हमने छोटी क्लास में 9th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा था कि मान लो 2 बॉडीज़ हैं, ठीक है। ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ठीक है। इनिशियली ये ऐसे मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी यू ए एंड ये मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी यू बी, ठीक है। तो ये है, अभी कोलिजन का मतलब क्या होता है? टकराना। अभी ये टकराए नहीं है। सो दिस इज द सिनेरियो बिफोर कोलिजन। अभी टकराए नहीं है, ठीक है। अब ये टकराएंगे कैसे? जब इनिशियल वेलोसिटी ए की ज़्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी से, तभी तो ये जल्दी इसके पास पहुंच जाएगा और इससे टकरा जाएगा, ठीक है। तो ये इसके पास गया और इससे टकरा गया। तो जब ये टकराए, दैट इज ड्यूरिंग कोलिजन। ये ए ऑब्जेक्ट, ये बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा होगा? जैसे इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, इसने इसके ऊपर क्या लगाया? फोर्स बाय ए ऑन बी लगाया होगा। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। तो अगर इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ये लगाएगा फोर्स बाय बी ऑन ए, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है? फोर्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं एंड हम ऑपोजिट के लिए क्या लगाते हैं? नेगेटिव साइन। नेगेटिव का मतलब कि ये इसके दूसरी साइड पे जा रहा है, ठीक है। अभी हम मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं तो सिर्फ मैंने इस वजह से ऐसे लगाया। अगर आपने नेगेटिव लगाया तो आप वेक्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर फोर्स इधर लग रहा है तो फोर्स बाय ए ऑन बी, तो यानी कि बी भी इसके ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, फोर्स बाय बी ऑन ए। तो ये हो गया ड्यूरिंग कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा? अब आफ्टर कोलिजन फिर से ये क्या करने लग जाएंगे? वेलोसिटी से ये ए ऑब्जेक्ट, ये बी ऑब्जेक्ट कुछ फाइनल वेलोसिटी वी ए एंड कुछ फाइनल वेलोसिटी वी बी से मूव करने लग जाएंगे। सो दिस इज आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन। तो अब जैसे इनिशियली क्या था कि ये वेलोसिटी ज़्यादा थी तभी ये इससे टकराया था। अब टकराने के बाद अब आप मुझे बता सकते हो कि वी ए बड़ा होगा या वी बी बड़ा होगा? सोच के बताइए। वी बी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे इसके पास इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, है ना, तो इसने इसके ऊपर जितना भी फोर्स लगाया, अब ये क्या करने लग गया? आगे की तरफ मूव करने लग गया। अब इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया इस तरफ, लेकिन इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया इस तरफ, यानी कि जा इधर रहा था लेकिन इसको फोर्स इधर की तरफ लगा, तो इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आफ्टर कोलिजन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट। इस वीडियो में हमने मेनली डिस्कस करना है अबाउट ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है, कि कोलिजन क्या होता है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि टकरा रहे हैं, टकराने में हम थर्ड लॉ लगा रहे हैं कि इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया। तो इस कोलिजन के दौरान क्या क्या हो रहा होता है तो वो हम डिस्कस करेंगे। और कितने टाइप के होते हैं कोलिजन्स? 2 टाइप के कोलिजन्स होते हैं। वन इज इलास्टिक एंड अनदर इज इनइलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन्स क्या होते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन्स क्या होते हैं, वो हम अभी डिटेल डिस्कस करते हैं। तो हम इलास्टिक एंड इनइलास्टिक का साथ के साथ कंपैरिजन करते करते समझेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ सके, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, उसका लॉस नहीं होता, ठीक है, नो लॉस। लेकिन इनइलास्टिक में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका लॉस होता है, ठीक है। जैसे कि ध्यान से समझिए इस चीज़ को। मान लो ये ए ऑब्जेक्ट है, ये मान लो बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये ज़्यादा हमारे लिए इजी रहता है, राइट। जैसे हमने माना ये इनिशियल वेलोसिटी u1, ये इनिशियल वेलोसिटी u2 से मूव कर रहे थे,
बिफोर कोलिजन, ठीक है। उसके बाद इनका हो गया कोलिजन, वन ऑब्जेक्ट का कोलिजन हो गया सेकेंड ऑब्जेक्ट के साथ, इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, एंड आफ्टर कोलिजन अब जब ये मूव करने लग गए, ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये सेकेंड ऑब्जेक्ट, अब ये मूव करने लग गए फाइनल वेलोसिटी v1 एंड v2 से, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होता है, तो हाफ m v क्या होगा, v यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, u है, तो u1 स्क्वायर प्लस हाफ m u2 स्क्वायर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जितनी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आफ्टर कोलिजन रहती है, यानी कि हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर, तो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बाद में भी रहती है, ठीक है। तो ये होते हैं इलास्टिक कोलिजन्स, ओके। सिमिलरली अगर इनइलास्टिक की बात हम करते हैं तो क्या हो रहा है, मान लो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अगेन ये सेकेंड ऑब्जेक्ट, इनिशियली ये u1 एंड u2 से मूव कर रहे थे, फिर इनका हो गया कोलिजन हो गया, इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया, अब फाइनली वो मूव करने लग गए v1 एंड v2 से, ठीक है। तो हम यहाँ पे नोटिस करेंगे जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, इनका सम जो इनिशियल था, ठीक है, वही ये वाला, और ये इनका जो हमने काइनेटिक एनर्जी का सम जब हमने फाइनल निकाला तो जो इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी थी वो ज़्यादा बड़ी थी, यानी कि बाद में जो इनकी वेलोसिटीज थी वो क्या हो गई, कम हो गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, लॉस हो गया उसका ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के टाइम पे उसका क्या हो गया, लॉस हो गया। कैसे हो सकता है लॉस, अगर हमने तो ये बात कर रखी है ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये पढ़ रखा है हमने, तो एनर्जी कंजर्व रहती है। तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि अगर मान लो इनिशियली उसकी 100 जूल की एनर्जी थी, बाद में उसकी 80 जूल की रह गई, तो 20 जूल की जो एनर्जी है ना वो टकराने में इन्वेस्ट हो गई, ठीक है, टकराने में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। टकराने के टाइम पे क्या क्या होता होगा, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, है ना, तो दूसरी एनर्जीज में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। तो मेनली क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया, मतलब जितना लॉस हुआ वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इस टाइप के कोलिजन्स में जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन्स कहते हैं, ठीक है। और अगर हम और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे आएगी, इलास्टिक में आता है मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व्ड रहता है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू इसका भी m1 v1 प्लस m2 v2, ये मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। एंड सेम इन इलास्टिक में भी वही होता है, सेम इन इलास्टिक में भी जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड रहता है। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। सेकेंड फिर आता है एनर्जी भी दोनों की क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। एनर्जी मतलब कि टोटल एनर्जी, यहाँ काइनेटिक की बात नहीं हो रही है, टोटल एनर्जी की बात हो रही है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ये भी क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एनर्जी इज कंजर्व्ड, दोनों में एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है। थर्ड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो फोर्सेस यूज हो रहे होते हैं, फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस कोलिजन आर कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो याद करिए कौन से कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो डिपेंड करते हैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, नॉट ऑन द पाथ फ्रॉम विच इट इज ब्रॉट अप, ठीक है, कहाँ से लेकर आ रहे हैं पाथ पे डिपेंड नहीं करते, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर उसके डिपेंड करते हैं। तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ पर जो इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वॉल्व कौन से होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। क्यों, क्योंकि आप देख सकते होंगे कि अगर वो टकराए हैं, उनका लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी का, किसी में कन्वर्ट हुए हैं, दैट मीन्स वो पाथ पे भी तो डिपेंड कर रहे हैं ना कि कौन से पाथ से आ रही है। मान लो बीच में कोई और ऑब्स्टेकल आ गया तो उनकी और एनर्जी लॉस हो जाएगी, है ना। कोई ऑब्स्टेकल नहीं आया, सिर्फ टकराने में एनर्जी लॉस हुई है तो कम एनर्जी लॉस होगी। तो डिपेंड करता है ना पाथ पे भी, कौन से पाथ पे हम उनका कोलिजन करा रहे हैं। तो इनके अंदर जो फोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं।
अगर इनका हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में हम इनकी बात कर सकते हैं कि जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं वो इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है, तो उनमें एनर्जी लॉस नहीं होता है। अगर हम इन इलास्टिक की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि मान लो दो व्हीकल टकरा गए या फिर एक फ्लोर के ऊपर हमने एक बॉल गिरा दी, तो हम कह सकते हैं ये इन इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। ऑब्वियसली ये इलास्टिक बॉडीज तो नहीं है, ये ग्राउंड है, ये बॉल है, ये टकराएगी, ठीक है, ऊपर से नीचे आई, जितनी वेलोसिटी से आई, अब वापस उससे कम वेलोसिटी से जाएगी ना, टकरा के वापस ऊपर जाएगी तो यहाँ पर जाएगी, तो यानी कि इसका लॉस हो गया वेलोसिटी का, दैट मीन्स लॉस हो गया उसका काइनेटिक एनर्जी का। तो ये चीज़ रहती है। और बट इलास्टिक में क्या होता है, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो कोलाइड करते हैं, तो वो एग्जाम्पल होता है आपका इलास्टिक कोलिजन्स का। तो ये हमने पढ़ लिया इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कोलिजन होता है, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक या कंप्लीटली इनइलास्टिक, ठीक है, वो क्या होता है। सो द नेक्स्ट इज परफेक्टली या फिर कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है। इस कोलिजन का मतलब ये होता है कि अगेन ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये इनिशियल वेलोसिटी u1 से, ये इनिशियल वेलोसिटी u2 से मूव कर रहा था बिफोर कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन ये इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया। आफ्टर कोलिजन अब ये दोनों क्या हो गए हैं, ये दोनों स्टिक हो गए हैं, एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं, ठीक है, स्टिक हो गए हैं। और अब ये दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से, ठीक है, मान लो v वेलोसिटी से मूव करने लगे, तो v1 इक्वल्स टू v2 क्या हो गया v। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, अब दोनों क्या करने लगे हैं, सेम वेलोसिटी से मूव करने लग गए हैं, ठीक है। तो इस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। तो अब इसी का ही हम बात करते हैं, इसी के बारे में हम डिटेलिंग पढ़ेंगे, कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब ये हम वन डायमेंशन की ही बात करें, वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में अगर हम बात करते हैं, एक ही एक्सिस की हम बात कर रहे होते हैं तो, ठीक है। और उसमें भी हम कौन सा केस लेंगे, कंप्लीटली इनइलास्टिक का केस लेंगे, कि जब दोनों मिलकर फाइनली एक वेलोसिटी से मूव करने लग जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके मोमेंटम की बात करेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी की। यस, इसके अंदर भी लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि है तो इनइलास्टिक ही, ठीक है, तो इसके अंदर भी लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का। बस यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहे होते हैं, लेकिन अगर ये दोनों सेम वेलोसिटी से मूव टुगेदर करने लग जाते हैं, देन उस केस को हम परफेक्टली या कंप्लीटली इनइलास्टिक बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम इसके मोमेंटम के हम निकालेंगे एक्सप्रेशन, हम उसकी लॉस निकालेंगे, क्या लॉस होगी काइनेटिक एनर्जी का। तो लेट अस स्टार्ट। तो हम बात करने वाले हैं कि यही एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट इनिशियली इतनी वेलोसिटी से मूव करे थे, कोलाइड हुए, कोलाइड होने के बाद दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करने लग गए, ठीक है। तो हमें निकालना है कि कितना लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, कितना लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का। तो लॉस का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल थी वो ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी फाइनल के, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस v की वैल्यू चाहिए हमें, है ना, हमें इस v की वैल्यू चाहिए सो दैट हम सॉल्व कर सके, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी सॉल्व कर सकते। तो हमें v की वैल्यू चाहिए। तो v की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो हमें पता है कि मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है ना, यही हमने बताया था, इनइलास्टिक मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो हम पहले उसका यूज करके v निकाल लेते हैं, फिर हम लॉस निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्व रहता है, वो क्या कहता है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन क्या होता है, सम ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, यही होता है। अब यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास यहाँ जो है तो यहाँ पे हम कुछ एजम्पशंस लेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि जो सेकंड पार्टिकल है वो इनिशियली किस पे था, रेस्ट पे था, तो हम मानेंगे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 0 इक्वल्स टू m1 v1 v2 दोनों किसके इक्वल है, v के इक्वल है, तो ये हो जाएगा m1 v प्लस m2 v। यहाँ से आ जाएगा m1 u1, यहाँ से v कॉमन, ये हो जाएगा m1 प्लस m2, ये आ गया v, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये आगे आपके पास फाइनल वेलोसिटी जिससे वो दोनों एक साथ आगे मूव कर रहे होंगे।
तो ये निकाल ली। क्यों निकाली हमने? सो दैट हम क्या निकाल सके, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सके। तो स्टार्ट करते हैं फाइंड करना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि चेंज आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में से हम फाइनल माइनस करेंगे, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है, तभी तो हम कह रहे हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो क्या होगा, इनिशियली क्या थी, इन दोनों का सम बताओ मेरे को, क्या होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 और v2 दोनों तो सेम ही है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने बात करी थी, केस लिया था कि इनिशियली हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है वो किस पे है, रेस्ट पे है, तो यानी कि u2 आपका 0 है। तो यानी कि u2 अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास ये टर्म तो क्या हो जाएगी, 0। क्या बचेगा आपके पास, हाफ m1 u1 स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब इसमें से v स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो v स्क्वायर कॉमन ले लो, हाफ भी कॉमन आ रहा है वो भी कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा आपके पास, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, अब जो v है, v की वैल्यू हमने ऑलरेडी क्या कर रखी है, निकाल रखी है। ठीक है, वो पुट करने से पहले इसको हम थोड़ा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं दोनों के ही अंदर, लास्ट लाइन, तो अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, क्या आ जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी। तो v ये है आपके पास, तो v स्क्वायर पुट करना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि m1 प्लस m2 है, यहाँ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है, एक तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2 ऊपर है m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2, है ना, एक तो कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब आप देखो दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, अब आपके पास दोनों में कॉमन आ रहा है 1/2 m1 u1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, तो अब इस पूरे तो कॉमन आ गया, इसकी जगह पे बच जाएगा 1 माइनस, अब हाफ बाहर आ चुका है, ये भी बाहर आ चुका है, यहाँ पे सिर्फ ऊपर बचा m1, नीचे बचा सिर्फ m1 प्लस m2, ये बच गया। ठीक है, अब ले लेते हैं इसका अंदर एलसीएम ले लेते हैं, m1 u1 स्क्वायर, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा m1 प्लस m2, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, ये आएगा m1 प्लस m2 माइनस m1। ठीक है, तो एक प्लस का m1 एक माइनस का m1 कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ m2 बच गया, तो ये आ गया 1/2 m1 m2 u1 स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2, ये आ गया आपके पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है ये जो लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी का, तो ये लॉस किस में जाता है, जब दोनों चीज़ें टकराएंगी तो साउंड और किस में आएगा, हीट एनर्जी में, साउंड एंड हीट एनर्जी के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके अंदर था, ये किस लिए था, कोलिजन इन वन डायमेंशन फॉर कम्प्लीटली इन इलास्टिक के लिए था। सेम अगर मैं इलास्टिक के लिए फाइंड करूंगी तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर तो लॉस होगा ही नहीं ना काइनेटिक एनर्जी का, है ना, तो वो क्या रहती थी, हमने बात करी थी इलास्टिक कोलिजन में क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, सेम रहती है, कंजर्व्ड रहती है। तो उसके लिए अगर मैं एक्सप्रेशन निकालूं तो क्या निकलेगा, तो अब हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की। तो अगेन वही सिनेरियो है आपके पास कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट इनिशियली u1 u2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कोलाइड करते हैं, ये इस पे फोर्स लगाता है, ये इस पे फोर्स लगाता है, टकराने के बाद अब ये फाइनल वेलोसिटी v1 एंड v2 से मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो इलास्टिक कोलिजन है वो क्या कहता है कि इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड रहती है। तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दोनों में ही काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। मीन्स क्या है, मीन्स है कि हमें अब v1 v2 दोनों निकालनी है। जैसे कि इन इलास्टिक में सिर्फ v निकालना था, सॉल्व करना था, अब यहाँ पे हमें v1 v2 दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब v1 v2 दोनों की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेल्प लेनी पड़ेगी।
है ना। तो मोमेंटम तो हमारा कंजर्व ही रहता है किसी भी कोलिजन के लिए, चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यही कहता है हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको शफल करते हैं। ठीक है, 1 1 वाले को एक साथ ले आओ, m1u1 यहाँ आके हो जाएगा माइनस m1v1, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा m2v2, ये हो जाएगा माइनस m2u2। अब यहाँ से m1 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा u1 माइनस v1, यहाँ से m2 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा v2 माइनस u2। ठीक है, अब अच्छा इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेते हैं, इस इक्वेशन को हम सेकंड मान लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी भी हमारी कंजर्व्ड रहती है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व्ड रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, तो उसकी भी हेल्प ले लेते हैं। क्योंकि देखो जब हमें दो वेरिएबल्स को सॉल्व करना होता है तो हमें इक्वेशंस दो चाहिए होती है ना। तो अभी हमने इन दोनों को मान लिया कि पता नहीं इसका यूज़ आ जाए, पता नहीं इसका यूज़ आया, एक तो हमने सिंपल रख ली, एक हमने शफल करके रख ली। अब काइनेटिक एनर्जी भी हमारी कंजर्व्ड है, तो उससे भी एक शफल करके हम निकाल के लिए कराते हैं ऐसी इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या कहती है, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। एक तो सबका पहले हाफ 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 कैंसिल हो गया है ना, सब में हाफ था, ये कैंसिल हो गया। अब फिर से हम 1 1 टर्म्स को एक साथ ले आते हैं, m1u1 स्क्वायर माइनस m1v1 स्क्वायर, m2v2 स्क्वायर माइनस m2u2 स्क्वायर, m1 कॉमन u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यहाँ से m2 कॉमन v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ये आ गई आपके पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे v1 v2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अब देखो इसका सिनेरियो देखो और इसका देखो, क्या एक ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, है ना। अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो मोस्ट ऑफ द टर्म्स विल गेट कैंसल आउट, है ना। तो इसी को ही हम आगे प्रोसीड करेंगे, क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइडिंग 2 by 3। ठीक है, या आप 3 by 2 दोनों में से कोई भी डिवाइड कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे, जिससे आपको लगे कि हाँ मेरी कैलकुलेशंस इजी रहेगी। तो अगर ये स्क्वायर वाली टर्म्स को मैं ऊपर रखूंगी और इसको नीचे रखूंगी तो ज़्यादा इजी रहेगा मेरे लिए, है ना। तो डिवाइडिंग 3 by 2, डिवाइडिंग 3 by 2। तो फर्स्ट 3 वाली टर्म ऊपर रख लेते हैं, m1u1 स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो डायरेक्ट मैं यही लिख देती हूँ। तो u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 इक्वल्स टू यहाँ पर m2, ये हो जाएगा v2 माइनस u2 v2 प्लस u2, डिवाइड में ये टर्म करनी है, m1 u1 माइनस v1, यहाँ पे m2 v2 माइनस u2। अब देखो m1 से m1 कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, क्या बचा आपके पास, u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। इसको भी हम रीअरेंज कर सकते हैं, है ना। कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, ये u1 यहाँ माइनस u2, ठीक है, v2 माइनस v1। अब इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटीज, है ना। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये है वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, ये है वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, ये है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा था, अगर मुझे va भी लिखना होता है, ठीक है, तो ये वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, यानी कि a की वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में कितनी है, कल्ली घूम रही है ना 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 ना, इसके रिस्पेक्ट में कितनी है, ठीक है, कि उसको कैसा लग रहा है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो उसके रिलेट करके उसकी वेलोसिटी निकालना। तो यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ u, इसको हम फिर ऐसे लिखते थे ना, va माइनस vb, ऐसे करके लिखते थे ना, सॉरी vb माइनस va करके लिखते थे, सॉरी ट्रिम, तो इसको हम लिखते थे va माइनस vb करके, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसके लिए, ये क्या हो जाएगा, u1 2 इक्वल्स टू v2 1, तो यानी कि ये क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b बिफोर कोलिजन,
दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, यानी कि सेकेंड ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे इसको, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट with respect to before collision equals to relative velocity of object 2 with respect to 1 after collision, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको हम बोलते हैं relative velocity of approach, इसे हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करते हैं, और इसे हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करते हैं, ठीक है। अप्रोच की वेलोसिटी इक्वल होती है सेपरेशन की, यानी कि पहले की इज इक्वल टू बाद की। तो हम निकालने तो चले थे v1 v2, है ना, जबकि हमें एक रिजल्ट हमें मिल गया। तो ये रिजल्ट से हमने एक चीज़ तो यहाँ पे लिख दी, लेकिन हमारा मेन एम था क्या, v1 v2 निकालना। मेन एम तो हमारा यही था, ठीक है। कोई बात नहीं, हम अभी भी इसी कंडीशन से क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एज हमारे पास आया था u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस u1, माइनस से इधर आके हम प्लस कर सकते हैं, v1 प्लस u1 माइनस u2। तो एक बार के लिए मैंने v2 को ये मान लिया, ठीक है। तो मेरा v2 ये है। अब इस v2 की वैल्यू हम कहाँ पुट कर सकते हैं सच दैट मैं v1 की वैल्यू निकालूँ। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, इससे किया था, है ना। तो इस पूरे में अगर मैं v2 की जगह पर ये वाली वैल्यू रख दूं तो मैं यहाँ से v1 की भी वैल्यू निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2, और v2 की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, दैट इज v1 प्लस u1 माइनस u2, v1 प्लस u1 माइनस u2, ये निकाली है हमने वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, m1 u1 m2 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं इसको रीअरेंज करने की, ठीक है, सच दैट u1 वाली टर्म्स एक साथ में ले आती हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा m1 u1 माइनस m2 u2, ठीक है। फिर हम दूसरी टर्म्स को लाने की कोशिश करते हैं, 2 वाली की, m2 u2, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा m2 u2, ठीक है। और बाकी तो ये टर्म बच गई आपके पास यहाँ पर, है ना, m1 v1 प्लस m2 v1, ये बच गई। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट, ये था m2 u1 था ना, तो m2 u1 है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पर u1 कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा m1 माइनस m2, बाहर आ जाएगा u1। अब ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो प्लस 2 m2 u2। अब इसमें से v1 कॉमन आ रहा है, ये होगा m1 प्लस m2, ये होगा v1 हो गया, ठीक है। अब ये प्लस में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको हम यहाँ पे डिवाइड में ले जाए, ठीक है। जब डिवाइड में लेके जाएंगे यहाँ आएगा m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 u1, ठीक है, प्लस 2 m2 u2 डिवाइड में m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, किसकी वैल्यू आ जाएगी, v1 की वैल्यू। तो हमारा मेन एम v1 v2 निकालना था, v1 तो निकला, सिमिलरली हम v2 निकालेंगे। v2 कैसे निकालेंगे, अब इसी v1 की वैल्यू, ठीक है, आप चाहे इसमें पुट कर दो या आप चाहे इसके अंदर पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में भी आपने पुट करी थी ना, तो चाहे अब आप v1 की वैल्यू इसमें भी पुट कर दो। दोनों में ही जब आप पुट करोगे आपके पास जो रिजल्ट आएगा, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 u2 प्लस 2 m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2,
ठीक है, ये आएगा आपके पास रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को आप याद कैसे रख सकते हो, जो भी आपकी v1 वेलोसिटी आएगी उसके अंदर सारी डिजिट्स को आपने क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। जैसे कि m1 माइनस m2 तो यहाँ 2 माइनस 1, यहाँ 1 था, यहाँ पर 2, यहाँ पे 2 2 थे, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, और नीचे m1 m2 m1 है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो लेकिन आपने इसको सॉल्व करके जरूर दिखाना है कि अगर आपकी v1 की वैल्यू ये आई है तो v2 की वैल्यू आपकी ये होगी, ठीक है। तो अब डिस्कस हम करते हैं कुछ स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में सबसे पहले तो हम वही केस लेंगे कि हम मान लेते हैं कि जैसे ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, ये इनिशियल वेलोसिटी u1 से चल रहा था, ये सेकंड ऑब्जेक्ट था, इनिशियल वेलोसिटी u2 से, कोलाइड हो गए, ठीक है, इधर फोर्स कोलाइड करने के बाद ये v1 से चलने लग गया, ये v2 से चलने लग गया, ठीक है। हम फर्स्ट केस में तो हम ये मानेंगे कि मान लेते हैं कि ये जो सेकेंड ऑब्जेक्ट था इनिशियली रेस्ट पे था, तो यानी कि u2 क्या हो जाएगा, 0। तो अगर u2 0 हो जाएगा तो अब आप इनमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। तो v1 आपके पास कितना आ जाएगा, अगर u2 0 होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, क्या बच गया आपके पास, सिर्फ m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू u1, एंड v2 कितना हो जाएगा। अब इसके अंदर u2 ये है तो ये सारी टर्म ये 0 हो जाएगी, क्या बचेगा आपके पास 2m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये आ जाएगी दो टर्म्स आपके पास। तो अब हम यहाँ पे और स्पेशल केसेस करेंगे डिस्कस। तो केस 1 की बात करते हैं कि अगर दोनों का ही मास सेम होता, m1 प्लस m2 जो होते वो होते m, सेम मास के होते, सेम मास होता, तो अब इन दोनों की वेलोसिटी क्या होती। तो अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो क्या होता है, m1 और m माइनस m, ये तो 0 हो जाता, तो फर्स्ट वाला जो होता उसकी वेलोसिटी हो जाती 0, ठीक है, और सेकेंड वाले की वेलोसिटी कितनी हो जाती, अगर यहाँ पे m पुट कर दूंगी मैं, यहाँ पे भी m, यहाँ पे m, यहाँ पे m, तो ये क्या हो जाएगा 2m u1 अपॉन में m प्लस m यानी कि 2m, ये कैंसिल, ये आ गया u1, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की थी अब वो वेलोसिटी हो जाएगी सेकेंड ऑब्जेक्ट की, यानी कि यहाँ से टकराया आया, टकराने के बाद फर्स्ट रुक गया और सेकेंड कितनी वेलोसिटी से चलने लग गया, जितनी पहली वेलोसिटी से वो चल रहा था, ये मतलब हो गया इसका, ठीक है। अब केस सेकेंड की बात हम करते हैं, केस टू अगर आपका कहता है कि मान लो कोई एक मास ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, कोई एक मास ज़्यादा बड़ा है, या तो m1 बड़ा है या फिर m2 बड़ा है। हाँ, एक बार के लिए हम मान लेते हैं m2 बहुत बड़ा है m1 से। अगर m2 बहुत बड़ा होगा यानी कि ये सारी की सारी वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, है ना। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो नियर अबाउट नेगेटिव में आएगी फर्स्ट वाली वैल्यू के, ठीक है। तो v1 ऑलमोस्ट नेगेटिव ऑफ u1 आएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि m2 बहुत बड़ा है किससे, m1 से, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसको अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर m2 बहुत बड़ा होगा, ठीक है, m1 से, तो ये m1 आएगा, इससे टकराएगा, और क्या वो इसको हिला भी पाएगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट को हिला भी पाएगा। एक बड़ा भारी पत्थर यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक छोटा सा पत्थर आया उसको टकरा के रुक गया, तो क्या सेकेंड वाले को उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, तो जो सेकेंड की वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0। तो इसको आपने प्रैक्टिकली अप्रोच देखना है, इसका प्रैक्टिकली देखना है इसको, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ फ्यू एक्सेप्शनल केसेस। तो अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। तो एग्जांपल 5.11, तो अब करते हैं एग्जांपल 5.11, स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, अ न्यूट्रॉन ऑफ हाई स्पीड typically 10⁻⁷ meter per second must be slowed down to 10⁻³ meter per second so that it can have a high probability of interacting with the isotope uranium 92 and causing it to fission. Show that a neutron can lose most of its kinetic energy in an elastic collision with a light nuclei like deuterium or carbon, which has a mass of only few times the neutron mass. The material making up the light nuclei usually having water, deuterium, D2O और graphite is called the moderator. तो ये क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक हमारे पास न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन की जो स्पीड होती है वो हाई स्पीड होती है, ठीक है, लेकिन अगर मेरे को उसको इंटरैक्ट कराना है या उसके न्यूट्रॉन को फॉल करवाना है यूरेनियम के ऊपर, सो दैट उसका फ्यूजन हो सके, यानी कि वो यूरेनियम छोटे छोटे चीज़ों में, छोटे छोटे न्यूक्ली में टूट सके, तो मुझे इस न्यूट्रॉन की जो स्पीड है वो कम करानी पड़ेगी,
ठीक है। एंड न्यूट्रॉन की स्पीड कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडरेटर, और मॉडरेटर जो होते हैं वो होते हैं आपके पास, या तो हैवी वाटर आप यूज़ करते हो एज मॉडरेटर, या आप ग्रेफाइट यूज़ करते हो एज मॉडरेटर, ठीक है। जब आप हैवी वाटर आप यूज़ कर रहे होते हो एज मॉडरेटर, तो आपका जो न्यूट्रॉन होता है वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है, वो ड्यूटेरियम के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे D2O होता है ना। आपको याद होगा ड्यूटेरियम क्या होता है। ड्यूटेरियम एक हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, जिसका मास नंबर कितना होता है, 2 होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हर एक हाइड्रोजन एटम के पास 1 ही होता है, तो ड्यूटेरियम का मतलब जिसका हाइड्रोजन का मास 2 होता है, ठीक है। अच्छा, और अगर आप मॉडरेटर ग्रेफाइट लेते हो, देन आपका जो न्यूट्रॉन है वो किससे इंटरेक्ट करता है, वो कार्बन से इंटरेक्ट करता है। तो एक मैं यहाँ पे पिक्चर बनाती हूँ ताकि आपको ये चीज़ सारी समझ में आ सके। तो ये एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। न्यूट्रॉन अगर यहाँ पे है आपका एक हैवी यूरेनियम पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हैवी यूरेनियम पड़ा हुआ है 923235, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन फास्ट होगा तो बिना इंटरेक्ट करे निकल जाएगा, तो इसको हमने क्या करना है, हमने इसको स्लो डाउन करना है। क्या करना है, स्लो डाउन करना है ताकि इससे इंटरेक्ट करे और छोटे छोटे ये न्यूक्लियस में टूट जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हमने करनी है, यानी कि हमें न्यूक्लियस को क्या करना है, स्लो डाउन करना है। स्लो डाउन करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं मॉडरेटर एंड मॉडरेटर के अंदर या तो हम ये हैवी वाटर यूज़ कर रहे हैं या हम यूज़ कर रहे हैं ग्रेफाइट। तो जब हम अगर हैवी वाटर यूज़ कर रहे होंगे तो जो न्यूट्रॉन है वो इंटरैक्ट करेगा हमारा किससे, ड्यूटेरियम से। अगर हमने ग्रेफाइट लिया है तो न्यूट्रॉन हमारा इंटरैक्ट करेगा किससे, कार्बन से। तो ये पिक्चर है। हमें क्या बात करनी है, हमें इसकी बात करनी है कि इस टाइम पे उसको जब हमने स्लो डाउन किया तो यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या हुई होगी, कम हुई होगी। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है शो दैट द न्यूट्रॉन कैन लूज मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, कि उसने मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी लूज करी है। वैसे तो इलास्टिक कोलिजन में हम यही बोलते थे ना कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो लूज नहीं होती है ना। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें बताना है कि उसकी लूज हुई है इन एन इलास्टिक कोलिजन विद द लाइट न्यूक्लियर लाइक ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम से जब उसने इंटरेक्ट करा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लूज हुई है। कहने की बात, लूज का मतलब क्या होगा, उसने अपनी एनर्जी इस पे दे दी होगी ना, इसको शिफ्ट कर दी होगी, ठीक है। एनर्जी तो लूज नहीं हो सकती, ना क्रिएट हो सकते, ना डिस्ट्रॉय हो सकती। लूज का मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन से निकल के ड्यूटेरियम के पास आ गई, सिर्फ इतना ही तो बात है ना। तो हमें ये शो करना है। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितनी चेंज हुई है काइनेटिक एनर्जी, डिवाइड में कितनी थी उसकी स्टार्टिंग की एनर्जी, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि हम परसेंटेज में बता सकते हैं। हमें परसेंटेज बतानी है कि कितनी परसेंटेज उसकी क्या हुई है, लूज हुई है, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपके पास, ऑब्वियसली अगर लूज हो रही है तो चेंज इन का मतलब क्या है, ज़्यादा हुई होगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड में जो इनिशियल में थी इनटू 100, ठीक है। तो हम ये निकालेंगे, चेक करेंगे कि कितने परसेंटेज आती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो अब हम इसका सिनेरियो बनाते हैं कि ये रहा फर्स्ट पार्टिकल न्यूट्रॉन, ये रहा सेकंड पार्टिकल ड्यूटेरियम। तो ये जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी u1 से, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0, रुका हुआ है। फिर क्या हुआ, ये इन दोनों आपस में टकराए एंड फाइनली क्या करने लग गए, ये मूव करने लग गए विद v1 एंड v2 वेलोसिटी, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और ये किसकी बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की निकालेंगे, ओके। इनका सम नहीं निकालेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है वो तो कंजर्व ही रहती है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में वो तो कंजर्व रहती है। हमें तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकालना है, किसका, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन का। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक पार्टिकल की बात करेंगे, फर्स्ट पार्टिकल की, दैट इज न्यूट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, हाफ m1 u1 का
स्क्वायर, ठीक है। ओके, फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल वो क्या होगी, हाफ m1 v1 का स्क्वायर। तो हमने v1 की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी हमने निकाल रखी है पिछली डेरिवेशन से, कि जब दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो v1 की जो वैल्यू होती है वो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको, है ना। तो ये हम लिख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर में हो जाएगा आपके पास m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू u1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कैसे। अब जैसे कि यहाँ पे फॉर ड्यूटेरियम की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे m2 आ चुका है, तो जो मास होता है ड्यूटेरियम का वो ऑलमोस्ट डबल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सेकेंड पार्टिकल का मास है वो डबल है फर्स्ट पार्टिकल के मास की, तो m2 की जगह पे हम 2m1 पुट कर सकते हैं, तो कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल सॉल्व होके क्या निकल के आ रही है, 1/2 m1 माइनस 2m1, ठीक है, डिवाइड में m1 प्लस 2m1 का स्क्वायर इंटू u1 का स्क्वायर, ये निकल के आ रही है, ठीक है। तो 1/2 m1 यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस m1 अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 3m1 का स्क्वायर इंटू u1 का स्क्वायर, ठीक है। अब m1 से m1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर -1 का स्क्वायर 1 हो गया, नीचे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो ये 1/2 m1 इंटू ये आ जाएगा 1/9 और यहाँ आ जाएगा u1 का स्क्वायर। तो हम इसको रीअरेंज करके काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये लिख सकते हैं कि 1/2 m1 u1 स्क्वायर इंटू 1/9, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनका फ्रैक्शन चाहिए, है ना, हमें इनका फ्रैक्शन चाहिए। तो फ्रैक्शन में हमें क्या मिलेगा, हमें ये चाहिए था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हमें चाहिए कि कितने % लॉस हुआ है। तो ये इनिशियल थी, ये फाइनल थी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या थी, इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड में इनिशियल इंटू 100 सॉल्व करना पड़ेगा। तो इनिशियल हमारे पास थी कितनी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर, है ना, 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस फाइनल कितनी आ रही है, 1/2 m1 u1 स्क्वायर इंटू 1/9 डिवाइड में इनिशियल 1/2 m1 u1 स्क्वायर इंटू 100। तो देखो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, ध्यान से देखना कैसे। यहाँ पे 1/2 m1 u1 स्क्वायर 1/2 m1 u1 स्क्वायर कॉमन, तो बाहर ले लो 1/m1 u1 स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1/9 डिवाइड में क्या है 1/2 m1 u1 स्क्वायर इंटू 100। ये पूरा कैंसिल हो गया। 1 माइनस 1/9 कितना होता है, 8/9, 8/9 इंटू 100। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट ऑलमोस्ट 90%। तो उसका कितना लॉस हुआ है, ऑलमोस्ट उसने न्यूट्रॉन ने कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी है ड्यूटेरियम को, 90% ऑफ इट्स एनर्जी उसने अपनी ट्रांसफ़र कर दी है ड्यूटेरियम को। तो ये इनिशियल थी, ये फाइनल थी, ये वाली फाइनल थी। तो हमने देखा कि उसका चेंज इन कितनी निकल के आई, तो 90% ऑफ द एनर्जी जो थी वो लॉस हो गई। लॉस का मतलब उसने न्यूट्रॉन ने ट्रांसफ़र कर दी किसको, ड्यूटेरियम को। ये तो हो गया पहला केस, ठीक है। अगर मॉडरेटर ग्रेफाइट है, ये तो ड्यूटेरियम के लिए निकाला, अगर मॉडरेटर हमारा ग्रेफाइट है, ठीक है, और उसके लिए हमारे पास सेकेंड पार्टिकल क्या हो जाएगा, कार्बन, तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि ये फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है, ये सेकेंड पार्टिकल, ये था न्यूट्रॉन, ये था अब कार्बन, इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर दोनों के दोनों आपस में टकराए, फोर्स लगाए, उसके बाद ये फाइनल वेलोसिटी v1 से एंड फाइनल वेलोसिटी v2 से मूव करने लग गए। तो लेकिन अभी भी हमें न्यूट्रॉन की ही बात करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली न्यूट्रॉन की क्या रहेगी, वही हाफ m1 u1 स्क्वायर, ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल रहेगी वो क्या रहेगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो हाफ m1 v1 की फिर से वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्या थी m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 का स्क्वायर इंटू u1 का स्क्वायर। अब देखो, अब जो m2 है वो कितने टाइम्स है, यानी कि कार्बन का जो मास होता है वो न्यूट्रॉन से कितने टाइम्स ज़्यादा होता है। उसका जो मास होता है ना फॉर कार्बन,
कार्बन का मास ऑलमोस्ट 12 टाइम्स होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, ठीक है। तो m2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12 ऑफ m1। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी निकल के आएगी 1/2 m1, एंड यहाँ हो जाएगा m1 माइनस 12 m1 अपॉन में m1 प्लस 12 m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 m1, ये हो जाएगा माइनस 11 m1, यहाँ पे आ जाएगा 13 m1 का स्क्वायर u1 स्क्वायर। m1 से m1 कैंसिल, 1/2 m1 u1 स्क्वायर, और यहाँ होगा माइनस 11 का स्क्वायर इज़ 121 एंड 13 का स्क्वायर इज़ 169। तो ये आ जाएगी आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हमें क्या चाहिए, हमें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, डिवाइड में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड में इनिशियल इंटू 100। तो ये इनिशियल कितनी थी आपके पास 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस फाइनल कितनी आ रही है 1/2 m1 u1 स्क्वायर 121 अपॉन में 169 डिवाइड में 1/2 m1 u1 स्क्वायर इंटू 100। तो ऊपर से ये और ये चीज़ कॉमन ले लेते हैं, 1/2 m1 u1 स्क्वायर, यहाँ आ गया 1 माइनस 121 अपॉन में 169 इंटू 100 डिवाइड में हाफ m1 u1 स्क्वायर। ये कैंसिल, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 169 माइनस 121 यहाँ आ जाएगा 848 डिवाइड में 169 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे यू विल गेट 28.4%, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर मॉडरेटर जो होगा वो हमारा ग्रेफाइट होगा सच दैट न्यूट्रॉन गेट्स स्ट्राइक टू कार्बन एटम, देन वो अपनी एनर्जी कितनी लॉस करेगा 28.4%। दैट मीन्स 28.4% जो होगी न्यूट्रॉन की एनर्जी वो किसको ट्रांसफ़र कर देगा, वो कार्बन को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 5.11 जिसके अंदर हमने डिस्कस किया ऑल अबाउट इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। यहाँ तक अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ वन डायमेंशन की, है ना, यानी कि एक एक्सिस की, एक लाइन की। अब हम बात करते हैं सेम इलास्टिक कोलिजन की ही इन 2 डायमेंशंस। तो अभी तक हम इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन की बात कर रहे थे, यानी कि हम सिर्फ अभी एक्स एक्सिस ले रहे थे कि सीधी स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा था, कोलिजन हो रहे थे और टकरा के सीधी सीधी मूव कर रहे थे। बट हम बात करेंगे अब इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशंस की। जैसे कि मान लो अगेन ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकेंड पार्टिकल है, ये इनिशियली मूव कर रहे हैं u1 एंड u2 से। फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल इनिशियली मूव कर रहे हैं, देन क्या होता है ये आपस में स्ट्राइक करते हैं, इस पे फोर्स लगाता है, ये इस पे फोर्स लगाता है। ये तो हो गया ड्यूरिंग कोलिजन। नाउ आफ्टर कोलिजन अब ये यहीं पर ही मूव नहीं कर रहे हैं, सेम स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे हैं, टकरा के अब एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, ठीक है। तो टकराने के बाद एक पार्टिकल चला गया इस साइड और एक पार्टिकल चला गया इस साइड। आ कैसे रहे थे, वो ऐसे आ रहे थे, और टकराने के बाद एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, ठीक है। तो ये हो गया u1 u2। अब फाइनल वेलोसिटी ये हो गया इसकी v1 और ये हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी v2। तो फर्स्ट पार्टिकल इधर चला गया, सेकंड पार्टिकल चला गया इधर। जाना कहाँ था, इसको यहाँ ऐसे स्ट्रेट जाना था, बट वो इधर चले गए, इधर चले गए, तभी हम कहेंगे ना 2 डायमेंशंस में आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ना कि अगर इसके कोऑर्डिनेट्स लिखो तो एक्स एक्सिस भी हो सकता है और यहाँ पे वाई भी हो सकता है, तभी हम इसको क्या बोल रहे हैं 2 डायमेंशंस कह रहे हैं। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। तो अब हमने इसके लिए अगर हमने फाइंड करना है, जैसे कि हमने फर्स्ट के लिए फाइंड किया था कि इसकी कितनी v1 है कितनी v2 है, ठीक है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे v1 v2 फाइंड करेंगे। बट एक और प्रॉब्लम भी है, क्या, क्योंकि वहाँ जो v1 v2 था वो तो एक ही एक्सिस पे था, अब ये इधर भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है, तो हमें पता करना चाहिए कि ये जो फर्स्ट से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, ये जो सेकंड पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। यानी कि नाउ वी हैव 4 क्वांटिटीज टू फाइंड v1 v2 एंड θ1 एंड θ2। ये सब फाइंड करने के लिए हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास कितनी इक्वेशंस बन सकती हैं। हमें पता है कि अगर हम 2 इक्वेशन बनाएंगे तो हम 2 वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। 3 इक्वेशंस बनाते हैं तो 3 वेरिएबल्स फाइंड कर सकते हैं, 4 बनाते हैं तो 4 फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं हम कितनी इक्वेशंस बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, v1 v2 θ1 θ2 क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो
हम मोमेंटम का ही यूज़ कर रहे थे, है ना, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ये चाहिए था, है ना, ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अभी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो ये था हमारा 1 डायमेंशन के लिए। अब 2 डायमेंशन के लिए चलो इनिशियली तो एक ही लाइन पे मूव कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली क्या करने लग गए हैं वो, अब ये इधर चला गया, इधर चला गया। तो जो हमारा v1 है, अब v1 जो है वो हमारा x एक्सिस में भी लाई करता है और y में भी लाई करता है, यानी कि हमें इसके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, है ना। इसको, इस वेक्टर को, वेलोसिटी वेक्टर होती है हमारी, तो इस वेक्टर को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो जहाँ पर थीटा होता है तो वहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, v1 cos आता है, ठीक है, और उसके परपेंडिकुलरली क्या आता है, cos आता है, तो v1 sin आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब v2 की अगर हम बात करें तो v2 का रिजल्टेंट यहाँ पे है, इसको रिजॉल्व करेंगे तो थीटा वाली साइड पे cos आता है, तो v2 cos थीटा यहाँ आ जाएगा, एंड इसके परपेंडिकुलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, v2 sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। एंड यस, थीटा 1 है तो थीटा 1 लगाओ, यहाँ पर थीटा 2 है तो यहाँ पर थीटा 2 लगाओ, ठीक है, क्लियर होगी ये बात। अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर x एक्सिस लिखती हूँ, ठीक है, फॉर x एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1, v1 की जगह पे क्या आएगा, x कॉम्पोनेंट क्या है, v1 cos थीटा 1 है, प्लस m2, v2 के लिए क्या है, v2 cos थीटा 2 है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं y एक्सिस के लिए लिखती हूँ, y एक्सिस के लिए लिखते हो तो y एक्सिस में इनिशियली तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो y एक्सिस के लिए तो ये दोनों ही कॉम्पोनेंट क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है, क्योंकि जो दोनों वेलोसिटी है वो x एक्सिस पे जा रही है, y पे नहीं जा रही है। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो v है तो v1 कहाँ है, साइन थीटा पे है, साइन थीटा 1 पे है, तो हम यहाँ लिखेंगे m1 v1 साइन थीटा 1, ठीक है। एंड सेकेंड में क्या है, m2 v2 साइन थीटा 2, लेकिन जो v है वो कहाँ पे जा रहा है, y एक्सिस की नेगेटिव साइड पे जा रहा है। यहाँ हम जाते हैं तो x एक्सिस की पॉजिटिव साइड होती है, यहाँ जाते हैं तो x एक्सिस की नेगेटिव साइड, ऊपर जाते हैं तो y की पॉजिटिव, नीचे जाते हैं तो y की नेगेटिव। तो नीचे हम लिखेंगे तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी तो हमें नेगेटिव भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ लेंगे हम माइनस m2 v2 साइन थीटा 2, ये आ जाएगा। तो ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, हमने मोमेंटम का यूज़ कर लिया, अब हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो हम यही मानेंगे ना एक बार के लिए कि जो सेकंड पार्टिकल है वो हमारा किस पे है, मान लो रेस्ट पे है वो हमारा पार्टिकल, तो सेम चीज़ ना हम यहाँ के लिए भी मान सकते हैं ताकि हमारी जो है ना वो छोटी हो जाए। तो अगर हम मान लेते हैं कि u2 हमारा रेस्ट पे है तो ये 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये क्वांटिटी मैं क्या कर देती हूँ, ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है। सच दैट फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई आपके पास, सेकेंड इक्वेशन ये आ गई आपके पास, एंड थर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या यूज़ करने लगे हैं, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m1u1 स्क्वायर, तो सेकेंड पार्टिकल को तो हम रेस्ट पे मान रहे हैं तो वो तो 0 हो गया, इज इक्वल टू हाफ, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास m1v1 स्क्वायर अभी के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। अगर अब आप ये सोच रहे हो कि हमने यहाँ क्यों नहीं इसको एक्सेस के लिए, y एक्सेस के लिए लिखा, तो सोचो ना, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी के लिए हम वेक्टर्स थोड़ी हम मानते हैं, हम तो इनके सिर्फ मैग्नीट्यूड मानते हैं, है ना। तो हम इसको रिजॉल्व थोड़ी करेंगे, वो तो वेक्टर्स के लिए मोमेंटम जो है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, एनर्जी जो है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, इनके मैग्नीट्यूड्स लेंगे। तो ये आ गई आपके पास थर्ड इक्वेशन, और कोई इक्वेशन हमारे पास बन नहीं रही है। यस, अगर अब हमारे पास और कोई इक्वेशन नहीं बन रही है तो हम ये कह सकते हैं कि हमने क्या निकाली है, 3 इक्वेशंस निकाली हैं। 3 का मतलब क्या है कि हम v1 v2 थीटा 1 थीटा 2 में से हम क्या निकाल सकते हैं, 3 इक्वेशंस, 3 क्वांटिटीज़ को हम खुद मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई इन चारों में से हमने कोई एक क्वांटिटी, कोई 1 क्वांटिटी हमने क्या कर लिया, एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हमने क्या कर लिया, मेजर कर लिया। तो अगर हमने चारों में से कोई एक एक्सपेरिमेंटली 1 मेजर कर ली है तो बाकी हम किससे निकाल सकते हैं, 3 क्वांटिटीज़, 3 हम इन इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं।
तो इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो अब हमने ये 3 इक्वेशन बना ली। अब हम क्या करेंगे, इसके हम लेते हैं कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने पहले में स्पेशल केस लिया था, तो यहाँ पे भी हम स्पेशल केस लेंगे कि मान लो स्पेशल केसेस में हम मान लेते हैं सबसे पहला कि जो दोनों हैं वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। आइडेंटिकल पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि दोनों का मास जो है वो क्या है, सेम है। तो m1 इक्वल्स टू m2 जो है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, दैट इज m है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट आती है, क्वेश्चन भी आ सकता है अलग से कि इन में से कोई भी v1 निकालो, v2 निकालो, कुछ भी निकालो फॉर इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस व्हेन द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जो स्पेशल केसेस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर मैं मान लेती हूँ कि हाँ जी m1 इक्वल्स टू m2 है, ओके, तो हमारे पास m मान लिया हमने इसको, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में कैसे बन जाएगी इक्वेशन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या बनेगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, m u1 इक्वल्स टू m v1 cos थीटा 1 प्लस m v2 cos थीटा 2, ठीक है। अब सब में एक एक m आ रहा है, तो हम m क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास u1 कितना आ गया, v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। तो इसको हम मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। थर्ड तक तो हमने बना ही लिया है, ठीक है, इसको हमने मान ली फोर्थ इक्वेशन। फिर हम मानते हैं, अब नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड से बात कर लेते हैं। तो सेकंड में क्या मॉडिफिकेशन आती है, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब यहाँ पे अगर मैं m पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0 इक्वल्स टू m v1 साइन थीटा 1 माइनस m v2 साइन थीटा 2, ठीक है। तो अगर मैं इधर ले जाती हूँ तो क्या आ जाएगा, m v2 साइन थीटा 2 इक्वल्स टू m v1 साइन थीटा 1, m से m कैंसिल, ठीक है। तो या तो इसको आप ऐसे ही रहने दो या फिर आप इसको ऐसे लिख भी सकते हो। तो हम लिख देंगे v2 साइन थीटा 2 इक्वल्स टू v1 साइन थीटा 1। तो ये मॉडिफाई होके आ गई आपके पास फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थर्ड में क्या मॉडिफिकेशंस आती हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड में क्या आ जाएगी, हाफ m u1 स्क्वायर हाफ m v1 स्क्वायर हाफ m v2 स्क्वायर। तो अब सब में हाफ m कॉमन आ रहा है, खत्म, क्या बना, u1 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास सिक्स्थ इक्वेशन, ठीक है। एंड ये इक्वेशन जो है ना, ये बहुत अच्छी दिख रही है ना, है ना। अब इनको हम सॉल्व करके आगे v1 v2 निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर देखो, अगर सिक्स्थ इक्वेशन को मैं फोर्थ में पुट कर देती हूँ, यहाँ पे u1 डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो u1 अगर मैं इस पूरे का स्क्वायर कर दूँ और u1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ, कुछ ना कुछ सॉल्व करके आ सकता है ना। तो मैं क्या करती हूँ, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फोर्थ। तो फोर्थ इक्वेशन में पुट करने के लिए मुझे फोर्थ इक्वेशन का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा, तो स्क्वायर कर लेते हैं एक बार के लिए, u1 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। u1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो v1 स्क्वायर cos थीटा 1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर cos थीटा 2 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 cos थीटा 1 cos थीटा 2, ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v1, इधर ले आऊँ मैं इसको, ये इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर cos थीटा 1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर cos थीटा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2v1 v2 cos थीटा 1 cos थीटा 2। अब देखो इसमें से अगर मैं v1 कॉमन ले लेती हूँ, v1 स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस cos थीटा 1 स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं v2 स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ, क्या बचेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 2 इक्वल्स टू 2v1 v2 cos थीटा 1 एंड cos थीटा 2। अब 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, v1 स्क्वायर ये हो जाएगा साइन थीटा 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा v2 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2v1 v2
cos थीटा 1 cos थीटा 2। तो अब जैसे कि यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 इन सब में आ गई हैं वैल्यूज, है ना, मुझे तो किसी एक की वैल्यू चाहिए, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, देखो फिफ्थ इक्वेशन का देखो यूज करके, यहाँ पे क्या है v2 साइन थीटा 2 इक्वल है v1 साइन थीटा 1 की इक्वल है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसकी जगह पे 2 की जगह पे मैं 1 पुट कर दूँ, है ना, ऐसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में लिखती हूँ, तो इसको मैं लिख दूंगी, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, तो फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, ठीक है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं v1 स्क्वायर साइन थीटा 1 स्क्वायर। अब v2 की जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, v1 स्क्वायर साइन थीटा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में जो है वो एज इट इज 2v1 v2 cos थीटा 1 एंड cos थीटा 2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2v1 स्क्वायर, दोनों सेम है ना तो 2 आ जाएगा, साइन थीटा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2v1 v2 cos थीटा 1 एंड cos थीटा 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक v1 से एक v1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा v1 साइन थीटा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ बचा v2 cos थीटा 1 एंड cos थीटा 2, ये बच गया आपके पास। तो हम चाहते क्या हैं, हम यही चाहते हैं ना उन चारों में से कोई क्वांटिटी निकल आए। तो यहाँ पे मेरे को थीटा 1 डोमिनेटिंग लग रहा है ना, तो मैं उसकी वैल्यू जो लिख देती हूँ। तो कैसे लग रहा है, यहाँ लिख देंगे v1, नीचे आ जाएगा v2, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा 1 का स्क्वायर अपॉन में यहाँ आ जाएगा cos थीटा 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा cos थीटा 1, ठीक है। तो मान लो ये इस तरीके से cos थीटा 1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या बात कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं दूसरी इक्वेशंस। तो यहाँ से हम फिफ्थ इक्वेशन यूज करके हम साइन थीटा 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से साइन थीटा 2 की वैल्यू क्या निकलेगी, साइन थीटा 2 इक्वल्स टू v1 अपॉन में v2 साइन थीटा 1 आ जाएगी। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं एक बार के लिए, साइन थीटा 2 इक्वल्स टू v1 अपॉन में v2 इंटू साइन थीटा 1, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सेम लग रही है हमको, ठीक है। तो ये हमने यूज़ कर लिया। अब देखो ये हमने थीटा 1 निकाले, थीटा 2 निकाले, v1 v2 के अंदर इक्वेशंस भी निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और देखना, यहाँ पे हमें पता है कि cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, या आप सिंपल ऐसे बात करो कि cos a प्लस cos b का वैल्यू क्या होता है। cos के लिए हम डबलेट यूज़ करते हैं, मैंने आपको याद करा रखा है ये फॉर्मूलेस ट्रिग्नोमेट्री के। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री भी अगर आपकी थोड़ी वीक है तो आज से जस्ट एक बार वो वीडियो जरूर देखिए जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस आपको लर्न करवाए थे। तो क्या यूज़ करते थे हम, cos a cos b साइन a साइन b, और cos के लिए हम यहाँ यूज़ करते थे नेगेटिव, मतलब उल्टा साइन यहाँ पे हम यूज़ करते थे, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 के लिए लिखना है तो क्या आ जाएगा, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, तो ये हो जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2, ये आ जाएगा। अब cos थीटा 1 की वैल्यू हमने हमारे पास ये है v1 बाई v2 साइन थीटा 1 का स्क्वायर इनटू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos थीटा 2 एंड यहाँ पे है नीचे cos थीटा 1, ठीक है, माइनस साइन थीटा 1 इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी v1 अपॉन में v2, ये हो जाएगा साइन थीटा 1, ठीक है। सॉरी वैल्यू गलत पुट कर दी, cos थीटा 2 है यहाँ पे, तो cos थीटा 2 हो गया। अब देखो यहाँ cos थीटा 2 cos थीटा 2 कैंसिल, क्या आ गया आपके पास v1 अपॉन में v2 साइन थीटा 1 का स्क्वायर, ये क्या है v1 अपॉन में v2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 1, तो साइन थीटा 1 का स्क्वायर। तो देखो दोनों ही क्वांटिटीज क्या है सेम, तो ये क्या हो गया 0, क्या निकाल रहे थे हम, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब cos के अंदर 0 किसकी वैल्यू होती है, cos के अंदर वैल्यू किसकी होती है 0, 90 की। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँगी तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 मेरा कितना आ गया 90, और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है कि हमारा जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जो हमारा इलास्टिक कोलिजन होता है किसके अंदर होता है, 2 डायमेंशंस के अंदर होता है। तो वो कैसे होता है कि अगर कोई आई है टकराई है, ये इधर गई है ये इधर गई, तो दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये जो निकल के आता है वो कितना होता है, उनका एंगल कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो ये आपने कैरम बोर्ड में भी देखा होगा, अगर यहाँ पे ऐसे पड़ी हैं तो अगर हमें ऐसे मारते तो ये ऐसे 90 डिग्रीज पर ऐसे वो स्ट्राइकर्स जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट।
और इसी रिजल्ट का हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, जो हमारा एग्जाम्पल है, जो हमारी NCERT में गिवन है, उसका हम यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कंसीडर द कोलिजन डिपिक्टेड टू बी बिटवीन टू बिलर्ड बॉल्स विद इक्वल मासेस m1 एंड m2, दोनों का मास सेम है। फर्स्ट बॉल जो है उसे हम कॉल द क्यू, वाइल द सेकेंड बॉल इसको हम टारगेट कहते हैं। द बिलर्ड player wants to sink the target ball in the corner pocket which is at an angle of theta to 37 degree. ठीक है, assume that the collision is elastic and that friction and the rotational motion are not important, obtain theta 1. तो देखो बिल्कुल वही सारी हमारे स्पेशल केसेस आ रहे हैं। हमने इसको इस रिजल्ट को लाने के लिए हमने क्या क्या एजम्पशंस की थी कि हमारा m1 इक्वल्स टू m2 है, यानी कि दोनों का सेम मास है। ठीक है, फिर हमने क्या माना था कि ये इलास्टिक है। ठीक है, किसमें माना था हमने, 2 डायमेंशंस के अंदर माना हुआ था। ठीक है, और क्या माना था हमने, बस यही सब चीज़ें थी ना हमारे पास। ठीक है, तो यही करके हमारा ये रिजल्ट आया था ना कि अगर हम ऐसे मारेंगे तो अगर कोई भी यहाँ पे बॉल पड़ी है तो अगर यहाँ से हम मार रहे हैं तो एक जनी कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, और एक कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, और उनका बीच का जो सम होगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो सेम यहाँ पे हमें पता है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो थीटा 1 जो है वो हमें निकालना है, थीटा 2 कितना है, 37 डिग्री है। तो इसमें से हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, माइनस। ये हमारे जो होते हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए हमारे काम में आता है। एंड इसका निकल के आएगा 53 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एंड इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ना आप अपने पेपर में अगर आता है 3 मार्क्स का आता है तो 4 मार्क्स का आता है, तो आपने कैसे करना है, आपने यहाँ से करना है, यहाँ से कि हम लिखेंगे एज वी नो। ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्ट ऐसे करके तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। ABC अगर आपके MCQs आते हैं तो आप डायरेक्ट आप इसे सॉल्व कर सकते हो। क्या देखना है आपको, इलास्टिक देखना है, थीटा 1 थीटा 2 देखना है, एंड दोनों का मास। बस ये एजम्पशंस है और ये आपका रिजल्ट है, राइट। अच्छा, अगर पेपर में आपको 3 मार्क्स का आता है तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है कि एज वी नो कि ये थीटा 1 होता है, ये थीटा 2 होता है, ये हमें पता है। उसके बाद फिर हमने ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करके दिखा देना कि हमारा सॉल्व करके ये आ गया 0 देन 90 एंड देन हमने यहाँ से इसको सॉल्व किया। बस ये 2 रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए कि थीटा 1 और थीटा 2 क्या होता है। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे वेलोसिटीज भी दी होती है आपको और थीटा 1 दिया होता, देन थीटा 2 मांगा होता और 3 मार्क्स का होता, देन आप इसी वैल्यूज़ के अंदर पुट करके सॉल्व करके आप उसको दिखाते। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।